दोस्तों, हमने लंबे समय से देखा, रोज डेवलपमेंट्स देखे। 41 बिल्डिंगों में से पहले जर्जर हालत में 7 बिल्डिंग टूटी, फिर 3 बिल्डिंग्स टूटी और अब बाकी बिल्डिंगों पर टूटने के लिए तलवार लटकी हुई है। कुछ दिन पहले 500 पुलिसकर्मी लाव लश्कर के साथ यहां आए और दिन भर मलबा इकट्ठा करते रहे। तोड़क कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने लोकल एमएलए राजन नायक जी को पब्लिक के लिए रोते हुए देखा, आंसू बहाते देखा, दुखी देखा, व्यथित देखा। अब हमें सुनने को मिला हमारे माननीय आमदार राजन नायक जी और माननीय सांसद महोदय हेमंत विष्णु सावरा जी लाव लश्कर के साथ ज्ञापन के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। अब इस सब में बेहद खास बात यह है कि जनता जानना चाहती है कि क्या कार्रवाई हो रही है और कल क्या होने वाला है। जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा है। आइए अब हम सुनते हैं एक समाज सेवी का खास वक्तव्य और समझने की कोशिश करते हैं कि मसला आखिर है क्या। और एग्जैक्टली तो अभी इतना बाहर नहीं आया है, मतलब न्यूज़ कि एग्जैक्टली क्या कारण है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ लोग अंधेरे में कर रहे हैं और लोगों को अंधेरे में रख के कर रहे हैं। ये एक तरह से मैं आरोप लगा रहा हूँ उन लोगों पर जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की। शुरू से ही ट्रांसपेरेंसी उन्होंने मेंटेन नहीं की। बिल्डिंग बचाने का जो एक तरह का मुहिम था, एक तरह का आंदोलन तो नहीं था, मुहिम था कि प्रयास था, उसको उनको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए था। जो भी ये लोग थे ऐसा दिखा रहे थे, आपको मालूम होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि मसीहा बनने का कोशिश कर रहे थे टोपी पहन के कि वो कुछ कर रहे। तो ठीक है भाई, आप इतने बड़े मसीहा बन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं ला रहे हो? ये छुप छुप के क्या करना, लोगों से छुपाना क्यों? विपक्ष के लोगों को आने देने से मना क्यों करना? विपक्ष का कुछ सवाल पूछने से आपको क्या तकलीफ हो जाती है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये विजय लक्ष्मी नगर में जानने वाले, मुझे समझने वाले बहुत सारे लोग हैं। पर्सनली जानता हूँ सबको। एक ज़माने से यहाँ की रोड लाइट और ये सब का काम हमेशा कि एक बच्चा जो गटर में डूब लग गया था और उसकी जान चले गई थी, वो सब बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन हम लोग ऐसे हाईलाइट नहीं करते किसी चीज़ों को। आपको यदि इन लोगों की मदद करनी थी, आप उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए ना साहब। आप अपनी टीम में, ठीक है, आपको दूसरी पार्टी के लोगों से तकलीफ है, आप किसी एक पार्टी के होके रह गए, अब आप समाज सेवक नहीं रहे, आप 2-4 अच्छे पत्रकारों को अपने साथ रखिए, आप उनको अपडेट दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी तो आप रात के अंधेरे में कौन कौन सा तीर चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं तो ईश्वर ही जानता है। क्यों कार्रवाई रुकी है, कब कार्रवाई चलने लगेगी, फिर कब कार्रवाई होगी, कुछ नहीं पता। लोगों को एक झूठा आशा दिलाया गया। अच्छा, जैसे 2 दिन से तोड़क कार्रवाई रुकी हुई है, इस पर विराम लगा हुआ है। अब लोगों में कहीं ना कहीं ये उम्मीदें जाग रही हैं कि क्या पता, शायद हो सकता है तोड़क कार्रवाई टल गई हो, क्या पता आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हमारे घर बच जाएं। जैसे अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, पीछे ये ऋतु पैलेस है, इस पर कल तोड़क कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। लोगों ने अपना घर खाली किया, सामान बाहर निकाला, लेकिन उनको जहाँ तक शाम को अंदाजा हुआ कि नहीं, ये बिल्डिंग नहीं टूटने वाली है, लोग एक एक करके वापस से अपना सामान घरों में रख चुके हैं। तो मतलब है कि उम्मीद की किरण लोगों में दिख रही है, लेकिन वो उम्मीद की किरण में भी बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जिस तरीके से कागजी पत्र रातों रात तैयार किए गए, खंगाले जा रहे थे, टेबलें लगी हुई थी, 2 दिन पहले ही वीडियो सामने आया था, तो ये एकदम लास्ट मोमेंट पे जब तलवार लटकी तब कागजी पत्र खंगालना और साथ ही साथ ऐसे लोगों को उम्मीद देना कितना जायज़ है? देखिए, वही मैं कहता हूँ कि एक फेक सेवियर खड़ा कर दिया जाता है। एक इनकी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि जब कोई बड़ा करप्शन का आर्किटेक्ट बनाना है, कोई बड़ा करप्शन करना है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक फेक सेवियर खड़ा कर देते हैं। फेक सेवियर कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा आदमी सामने आ जाएगा, ऐसे ग्रुप सामने आ जाएंगे कि जो नौटंकी तो पूरा करेगा कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आपकी मदद करने वाला हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो मदद करने की नौटंकी कर रहे होते हैं, एक्चुअली काम नहीं करते। आपका जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला था, उसके पहले से ही ये कोई नई बात नहीं है, कब से लोगों को नोटिस आ रही हैं। और आपके यहाँ पे नगर सेवक थे, सब कुछ थे, आपके नगर सेवक यहाँ पे पोस्टर लगाया करते थे,
मैंने पोस्टर देखा, नाम नहीं लेना चाहूंगा, नगर सेवक के यहाँ पोस्टर लगते थे। बेशर्मी की हद होती है। और आज आप नौटंकी कर रहे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं था, इतना देर से आप कुछ भी कर रहे हैं और ड्रामा बता रहे हैं। आप जानबूझ के यहाँ का एक मुहिम है, जो आंदोलन है ना, उसको एक हाईजैक करके रखे हुए। जब कोई और आदमी आता है 2 सवाल पूछता है, मैंने सिर्फ इतना एक सवाल पूछ दिया कि भाई ये जो रात के अंधेरे में ये जो लोग अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उनको एक बोलते हैं ना, रिसीविंग दोगे कि नहीं दोगे। थाने में हम कुछ देते हैं, एक रिसीविंग होता है। मैं आपसे कुछ कागज मांगू, कॉलेज में भी कुछ देते हैं, रिसीविंग एक होता है। भाई एक रिसीविंग लीजिए। इस बात पे इतने भड़क गए इनके लोग, इतने घबरा गए, इतने डर गए। उसी से मुझे शक हो गया कि दाल में कुछ काला है। वसई विरार में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फिर से सेटलमेंट की राजनीति की पुनरावृत्ति होने वाली है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा 41 इमारतों का मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी सामने आ रही है, वो पूर्व सत्ताधारी पार्टी के ऊपर एलिगेशंस भी लगा रही है। लेकिन जब इलेक्शन चल रहा था तब उन्होंने ये कहा था कि भूतकाल की बातों को भूतकाल में ही छोड़ देना चाहिए, अभी हम भविष्य पर ध्यान देंगे। लेकिन आज जब तोड़क कार्रवाई की तलवार यहाँ पर लटकी हुई है, तो उनका ये कहना है कि जिसने ये निर्माण कराया, आप जाके उनसे सवाल करो, ना कि हमसे सवाल करो। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे विषय में कहीं ना कहीं राजकारण और राजनीति ज्यादा की जा रही है, लोगों के कंधों पर बंदूक रख के चलाई जा रही है? देखिए, पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेवा की भावना खत्म हो चुकी है। सेवा की भावना से वो राजनीति नहीं करती, पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट कि राजन नाईक जी और आपके 2-3 और छुटभइये नेता जो हैं, क्या जरूरत था गरीबों को झूठी आशा दिखाने की? इनको आप झूठी आशा दिखाएं कि चाबी लेके ही गृह प्रवेश करेंगे, और बेचारे गरीब लोग आपके साथ गलत किया है। आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनका इस्तेमाल किया, इसलिए बार बार राजन नाईक जी का नाम आ रहा है। किसी को शौक नहीं है राजन नाईक जी को बदनाम करने का। आप नए नेता हैं, परिवर्तन का झंडा लेके चले हैं, और दूर दूर तक परिवर्तन कुछ नहीं दिख रहा है। आप अक्सर देखोगे, यहाँ साल ओढ़ रहे हो, वहाँ साल ओढ़ रहे हो, यहाँ पे आपका सम्मान किया जा रहा, वहाँ सम्मान। इतनी ठंडी नहीं होती राजन नाईक साहब कि आप यहाँ साल ओढ़ते चलो महाराष्ट्र में और ये नाला सोपारा में। और हमें कोई उम्मीद नहीं। मैं लोगों से पूछ रहा था, किसी लोगों को राजन नाईक जी से, भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग धोखा खा चुके हैं। इसी तरह किसी ने पूछा कि अभी तो 2 ही महीने हुए, क्या हुआ? हमने 2 महीने में पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। कौन सा आदमी क्या करने वाला, वो स्पष्ट दिख जाता है। आपको दूर दूर तक कहीं कुछ लगता है कि राजन नाईक जी कुछ करने वाले, तो आप मुझे बताइए। यदि एक अच्छा एसपी आ जाए, एक अच्छा डीसी आ जाए, एक अच्छा कमिश्नर आ जाए, तो इतना कुछ काम करने लगता है कि पूरा शहर हिलने लगता है। 2 महीने से आप सॉल पे सॉल ओढ़े जा रहे हैं, ड्रामा करते जा रहे हैं कि परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन साहब? सत्ता परिवर्तन को आप परिवर्तन बोलते हो? शर्म आनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन को परिवर्तन बोलते हैं। जिस दिन आप व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, मैं मानूंगा राजन नाईक जी ने किया है, और कोई ईगो नहीं रखूंगा, खुलेआम बोलूंगा कि राजन नाईक जी का ये काम है। रवि भूषण मैं एकदम एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अभी जिस तरह से आप राजनीति चमका रहे हैं, आप यहाँ रोना शुरू कर देते हो। ये हालत हो गई। भारतीय जनता पार्टी का विधायक रो रहा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पास सबसे ज्यादा फंड है, सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे शक्तिशाली पार्टी, रो रहा है उसका विधायक यहाँ पे। कितने कमजोर, कितनी डरपोक और कितनी खोखली है भारतीय जनता पार्टी। जनता को दिख गया। जब जनता रोने का क्या कर रहे थे, ताकि मैं रो रहा हूं, आपकी तकलीफ के साथ शामिल हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मुझे माफ कीजिए। भागने का तरीका जब कोई आदमी रोने लगता है। आप रोइए मत राजन नाईक साहब, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं आपका साथ दूंगा, आप लड़िए, मैं भी आपका साथ दूंगा। आपकी पार्टी आपका साथ न दे, रवि भूषण जरूर साथ देगा। घर के बदले घर दीजिए, मुद्दा को भटकाइए मत। सुप्रीम कोर्ट में ये कर रहे, हाई कोर्ट में वो कर रहे, वो नौटंकी बोलते हैं ना, कानून की कबड्डी खेलना बंद कीजिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने रातों रात कानून के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कितनी बार किया है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन ले लेती है तो अध्यादेश लाती है और रातों रात उसको बदल देती है। एक बार नहीं किया है। दिल्ली में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट इज द प्राइम अथॉरिटी, वो सब कुछ करेगा। फटक से अध्यादेश लाए, गवर्नर को दे दिया इन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। तो ये अध्यादेश का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए करेगी। आप लाइए ना, आप किस बात का रोना रो रहे हैं? खासदार साहब आ रहे हैं, वो भी एक ही लाइन पे चल रहे हैं। कुछ नहीं किया जा सकता, महानगर पालिका के पास प्रोविजन नहीं है, आमदार भी वही बोल रहा है, अपने अनिल कुमार पवार भी वही बोल रहे हैं। अरे साहब, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है महाराष्ट्र में। आप महानगर पालिका के कानून में बदलाव करना आपकी चुटकियों का खेल है, और आप करोगे बदलाव, और हम लोग भी यही है देखेंगे। और उस समय यहाँ की जनता को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने महानगर पालिका में कानून में बदलाव किया। जनता के लिए नहीं करेंगे आप, बिल्डरों के लिए करेंगे, अपने यारों के लिए करेंगे, और आप करोगे। यही भाजपा का लक्षण है, यही 10 साल से मैं देखते आया हूँ। तो अभी भी आप कीजिए ना साहब। यहीं पे एक मंदिर खोल दिया जाएगा राजन नाईक जी के नाम का, भारतीय जनता पार्टी का मंदिर यहीं एक बना दिया जाएगा एक कोना में। आप करिए तो साहब। आप रामराज का झंडा लेके चल दिए। रामराज में माताएं, बहनें, बच्चे ऐसे रोती बिलखती थी क्या?
कुछ तो मतलब शर्म कीजिए। आप प्रभु श्री राम के नाम की राजनीति करते हो। राम बहुत अच्छी बात है, प्रभु श्री राम के जो बताए हुए रास्ते हैं, 2-4 कदम चलिए, हिम्मत रखिए, ऐसी कुछ बात नहीं है। सिर्फ दिखावा मत करिए। सिर्फ दिखावा आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उस दिन एक बच्चा जा रहा था, उसके टी शर्ट पे अभी भी लिखा हुआ है, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, इसलिए वो टी शर्ट पहना है। इधर लिखा हुआ है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ना उनको कोई काटने आया, ना वो बटे हुए थे, और सब के सब बेचारे कोई सेफ भी नहीं रहे, सबकी बिल्डिंग तोड़ दी गई। ये जिस तरीके की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिकता पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आप सोचिए, वो जो बच्चा जो स्कूल में घूम के आया और जब यहाँ वापस आया और देखा उसका बिल्डिंग टूटा हुआ है, वो जिंदगी भर कैसी यादें लेके जाएगा, कैसा नागरिक बनेगा? वो कमल का बटन दबाएगा? अरे उसको तो राजनीति और नेता और देश से और सिस्टम से, सबसे उसके अंदर किस तरह की भावना पैदा हो जाएगी, सोच के डर लगता है। किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं लोग। और अब तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो भाई विपक्ष भी आपको परेशान नहीं कर रहा, सब कुछ आपके पास है। अब तो आपको क्या है, जैसे रावण के पास क्या हुआ था ना, रावण ने सारे विपक्ष को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद रावण ने काम किया, सोने का लंका बना दिया। अपने लिए खाली नहीं, अपने जितने लोग थे ना उसको भी। तो ये लोग को तो अब कोई विपक्ष नहीं है, ये लोग भी अब रावण का रूप धारण करेंगे, लेकिन ये गरीब को मरने देंगे। और इनके अंबानी अडानी जो इनके बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, जिनके चिपके रहेंगे, उनका सोने की लंका तैयार कर देंगे, गरीबों के लिए कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस विजय लक्ष्मी नगर में सोने की लंका तैयार करने की तैयारी चल रही है, जिसकी वजह से गरीबों को बेघर किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इतनी ईमानदारी और इतने कर्तव्य निष्ठा के साथ जब ये काम हो रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कानून का ऑर्डर का पालन किया जा रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहब, कितनी तीव्रता से आपने अध्यादेश लाके, कितनी तीव्रता से आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आपने मतलब ऐसी की तैसी कर दी है, वो देश की एक एक जनता जानता है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन वही शक्ति का उपयोग आप अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो एक साधारण सवाल है, इसमें तो कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो भाजपा के सपोर्टर है, कमल बटन दबाने वाले। मेरे साथ बूथ में ये लोग ही खड़े थे, मैं भी बगल में था, भारतीय कम्युनिस्ट, ज्यादातर भाजपा के सपोर्टर है। एक ऐसी पार्टी है जो अपने सपोर्टर का घर नहीं बचा सकती, बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान से बचाएंगे हमें, किसी एक खास धर्म के बारे में नफरत फैला के उनसे हमें बचाएंगे। अरे हिंदुस्तान के लोगों, हिंदू भाइयों, अपने दम पे रहो, भाजपा के भरोसे मत रहो, ये कुछ नहीं करेंगे। इनको करना रहेगा तो पहले विजय लक्ष्मी नगर को बचाएंगे, बचाएं, यहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन करें। आके बोलूंगा इस काम को भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या किया, एक तख्ती लिया, उस पर देवा भाव लिख दिया और उस तख्ती को गले में टांग लिया, खुद टांग लिए। कौन सा काम किए देवेंद्र फडणवीस जी देवा भाव का, आप जरा बताइए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बताए। लाड़की बहन योजना बोलेंगे वो लोग। क्या बोले, उसका तो वही बात है कि आपको छोड़िए, एक अभी यहाँ पे जाइएगा, उज्ज्वला योजना, नांदेड़ के लोग हैं, 2 मिनट में आप कैमरा घुमाइएगा, उज्ज्वला योजना आपने आपके ही चैनल पे मैंने देखा, धज्जियां उड़ गई उज्ज्वला योजना की, लाड़की बहन। ये सब एक प्रोपोगेंडा है, सब कुछ छीन लेगी भाजपा और सब कुछ छीन रही है भाजपा। भाजपा के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, आदर्श भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, आदर्श भी है प्रभु श्री राम का। चलो ना रे भाई, अब तो कांग्रेस पार्टी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा नहीं बन रही ना, तुम तो कांग्रेस पार्टी के खाते भी सीज कर रहे हो, क्योंकि सारा फंड तुम्हें चाहिए। तुम्हें निरंकुश राज चाहिए, और निरंकुश राज रावण को चाहिए होता है, और वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। जब विपक्ष ही मजबूत नहीं रहेगा, विपक्ष नहीं रहेगा, तो फिर बात ही की सवाल ही कहाँ उठेंगे? सवाल ही कहाँ उठेंगे? विपक्ष को खत्म कर दो, अभी कौन इनका सवाल उठाने आएगा? आप बताइए ना, महाराष्ट्र में विपक्ष ऑलमोस्ट किस हालत में, आपको तो मालूम ही है, कौन उठाएगा? ऐसे तो नाला सोपारा में 1200-1300 आपको राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे। कितने लोग आते हैं इनकी आवाज उठाने? हम तो कोई नया मांग नहीं कर रहे, घर के बदले घर। और मैं रवि भूषण 1 लाख पर्चे इधर घर के बदले घर का मैं बांट दूंगा, यहाँ की हवाओं में गूंजते रहेगी। और ये मुद्दा मैं पर्सनली भूलने नहीं दूंगा इनको। इस महानगर पालिका चुनाव में राजन नाइक जी, आपने बोला 100 नगर सेवक चुनेंगे, इतना कॉन्फिडेंस, ठीक वही कॉन्फिडेंस, एक घमंड आप दिखा रहे जो मोदी जी ने कहा था कि अब की बार 400 पार। 100 नगर सेवक, 100 कौन थे? कौरव 100 थे, उस 100 नंबर से हमने भी वही पकड़ लिया है आपको। आइए आप इस महानगर पालिका चुनाव में देखेंगे, यदि आपके अंदर सेवा की भावना होती तो हमें भी लड़ने में मजा आता, सम्मान करते, दुश्मनों का भी सम्मान किया जाता। आप हार जाइए ना, आपका अच्छे आदर्श, हम हार जाएंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं। हम तो कांग्रेस के हारे हुए लोग हैं, हम तो परेशान और बेचैन नहीं है भाई, आपको झूठ मूठ का बदनाम नहीं कर रहे ना, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं लगा रहे हैं, झंडा नहीं गाड़ रहे हैं। पर सब ये कह रहे हैं कि 1.5 महीने का आया विधायक क्या करेगा? लगातार मतलब जब खबरें आ रही हैं, विधायक को इस पूरे मामले में शामिल किया जा रहा है, उनसे सवाल किया जा रहा है
तो उनका कहना है कि 35 साल से जिसके साम्राज्य में पूरा निर्माण बनकर तैयार हुआ, उनसे सवाल अब नहीं हो रहा है, अब 1.5 महीने के विधायक से सवाल हो रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? 2 पॉइंट बात है कि ये विधायक 1.5 महीने के हैं। राजन नाईक जी 1.5 महीने के बच्चे नहीं हैं। इसके पहले भी वो वसई में ही रहते थे ना, यहाँ का विपक्ष को संभाले हुए थे ना। कौन सा एक्शन लिए राजन नाईक जी, जरा जनता को बता दीजिए अगले भाषण में, सवाल उठने से पहले बता दीजिए, मैं भी सुन लूंगा, मुझे भी जवाब मिल जाएगा। आप इतने दिन से यहाँ के प्रमुख विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी, आपके पास फंड है, लोग हैं, वकील है, सब कुछ तो आपके पास ही है, क्या किया आपने? और पॉइंट नंबर 2 वही है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। 1.5 महीने में क्या हो सकता है, छोड़िए, भगवान ना करे मेरे पास ये शक्ति मिल जाए, 1.5 दिन में क्या हो सकता है मैं दिखा दूं। 1.5 दिन में क्या हो सकता है। एक बात आपको बताता हूं, एकनाथ शिंदे जी नगर विकास मंत्रालय पे कुंडली मार के किस जमाने से बैठे हुए हैं आपको भी नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है। बिल्कुल। महानगर पालिका किसको रिपोर्ट करती है? एकनाथ शिंदे जी को सैल्यूट ठोकते हैं अपना अनिल कुमार पवार साहब। एक फोन आएगा एकनाथ शिंदे जी का, साहब हाँ कितने लोग हैं, ये ठीक है, कितना आदमी है, सर्वे करो ग्राउंड का, एक्शन नंबर 1 सर्वे करो, जो लोग जहां है उनका सर्वे कीजिए, पता कीजिए, हाँ भाई जब इनको फ्लैट अलॉट करो, महाडा की फ्लैट अलॉट करो, इधर उधर जिधर फ्लैट अलॉट करो, कर सकते एकनाथ शिंदे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी का भी मैंने एक बैनर देखा था इसी वसई ईस्ट वेस्ट ब्रिज पे, सबका नाथ एकनाथ, उनके लिए भी एक डायलॉग है, जिसने किया हर गरीबों का अनाथ उसको कहते हैं एकनाथ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जिसने किया। देखिए, यदि आप द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देख रहे हैं तो आपकी भी तो गलती है ना साहब। तो एकनाथ शिंदे जी, आपके पास ये न्यूज नहीं जा रहा, आप हमारे लोकल पत्रकारों का न्यूज नहीं, आपको नहीं मालूम है कितने लोग बेघर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के आपके गठबंधन के लोग हैं। अच्छा, जिस तरीके से आरक्षित जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके इस पूरे अवैध निर्माण को अंजाम दिया, यहाँ पर 41 बिल्डिंगें बनकर तैयार हुई, आप कह रहे हैं कि सरकार ऐसा कोई प्रोविजन लेके आए जिन्हें इन्हें घर के बदले में घर मिले। लेकिन अगर हम नाला सुपारा वसई विरार की बात करें तो ऐसी कई सारी आरक्षित जमीन है, सरकारी जमीन है, जिस पर अवैध निर्माण बनकर तैयार है, लोग रह रहे हैं। तो सरकार अगर अवैध निर्माणों पर, मतलब आरक्षित जमीनों पर बने अवैध निर्माण में रहने वाले लोगों को घर देने लग गई, तो ऐसे तो नाला सुपारा वसई विरार में कितने लोग हैं, सरकार कहाँ तक घर देगी? देखिए, इसमें 2 पॉइंट है। पहला कि ये लोग जब आप कमल का बटन दबाते हैं और एकनाथ शिंदे सेना का बटन दबाते हैं तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, और इनको रहने की व्यवस्था के लिए फिर आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? इनके पास ही जाएंगे ना, जिनका उन्होंने बटन दबाया है। तो पहला नंबर पॉइंट कि कोई अवैध भी रह रहा है तो उसको वैध करो ना। कितनी बस्तियां वैध की गई है, मलाड कांदीवली में कांग्रेस के टाइम में हुआ है साहब, आप सवाल पूछ, कांग्रेस के टाइम में हुआ, हमने सबको आरक्षण भी हटाया जा सकता है। हम आरक्षण, हमने सबको घर के बदले घर करके दिया है। कांग्रेस का भूदान आंदोलन याद कीजिए, भूदान आंदोलन उस समय की बात है कि कोई आदमी कहीं जमीन था, जब आजादी हो गई तो कृषि को एक क्रांति लानी थी, तो जो जिस जमीन पर काम कर रहा था बोल दिया गया हाँ ये जमीन आपका हो गया, किया गया। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, डिमांड कर रहा हूँ, सर्वे करवाइए ना इनका, आप इनका सर्वे करवाइए। ये देश के नागरिक है, यहाँ के वोटर है, नांदेड़ के वोटर है एकनाथ शिंदे जी, शर्म आना चाहिए। आपका एमएलए है, वहां से शर्म को तो घोल के पी चुके हैं, इसलिए आप खोखे सरकार का कलंक अपने सर पे लेके घूम रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे आपका काम नहीं दिखता साहब। नांदेड़ के लोग यहाँ मिलेंगे, गजानन भाई, विट्ठल जी, सबका नाम बता देता हूँ, मुझे याद है, मैं मिलता हूँ उनसे 2-3 दिन में। नांदेड़ के लोग आपका एमएलए, उनको घर के बदले घर दीजिए साहब। और आप जिधर से आपके बच्चे, क्या नाम है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे उनका बच्चा, वो जिधर से डोंबिवली महानगर पालिका के आसपास से चुने गए। एक दिन मैंने देखा बॉम्बे हाई कोर्ट का उसमें न्यूज था, 1 लाख से ज्यादा अनाधिकृत बांध काम हुए हैं डोंबिवली वाली जो महानगर पालिका है। हाँ। भाई इतने, और उसको आपने लीगल किया ना, कर सकते हो ना, चलो सुप्रीम कोर्ट करता है लीगल नहीं करो, इनको घर के बदले घर दो, आपके लिए बड़ी बात नहीं। देखिए, आदमी मांगता भी उससे ना जिसके पास सामर्थ्य हो। अब कांग्रेस पार्टी से तो नहीं मांग सकते ना, हमारी पास सरकार है, आप सामर्थ्यवान लोग हैं ना, ये आपके देश के लोग है, दीजिए। पॉइंट नंबर 2 छूट रहा है मेरा, वो क्या है, आपने बोला ऐसे बहुत लोग अवैध रहते हैं, बहुत जरूर इसको पब्लिश कीजिएगा साहब। अपना बृहन मुंबई महानगर पालिका का आपने सीएजी ऑडिट कराया ताकि उद्धव ठाकरे जी की सरकार को बदनाम कर सके। आप क्या कीजिए, वसई विरार की 30 लाख की जनता को जानने का हक है कि उनका कहाँ कितना रिजर्वेशन की जमीन पे क्या क्या बन गया। सिर्फ घर रहने के तो नहीं बने ना, होटल रेस्टोरेंट और बार भी तो बने हैं, किस नेता के हैं वो भी तो बने हैं ना, 15 तल्ले 25 तल्ले की बिल्डिंगें भी तो बनी है। आप सीएजी ऑडिट कराइए, पता चल जाएगा कि टीडीआर घोटाला क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट कौन कौन किया है। आप कीजिए ना, आपके अंदर हिम्मत है तो। नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे, क्योंकि आप लुटेरों की सरकार है।
आप लूटने के लिए आए हो साहब, आप सेवा की भावना से नहीं आए हो। आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, बहुत अच्छा है, लीजिए, लेकिन सिर्फ नाम लेते हो, आप उनके एक कदम पे नहीं चलते हो। आप फेक देशभक्त हो, फेक महाराष्ट्र भक्त हो और फेक राम भक्त भी हो, बिल्कुल आरोप लगाता हूँ। और ऐसा क्योंकि आपके कार्य में नहीं दिखता, बहुत निराशा होती है। अच्छा, हम यहाँ की जनता के लिए क्या कर सकते हैं? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप खुद कह रहे हैं सरकार चाहे तो बदलाव ला सकती है, राजनीति चल रही है, बदलाव आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, लेकिन अगर प्राथमिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखो विजय लक्ष्मी नगर के वासियों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भाइयों, किसी पे भरोसा मत करो। सबसे पहली पॉइंट बात। नंबर 1, कोई नेता पेता को नाम लेता मत भरोसा करो। मैं भी लिंक रोड पे रहता हूँ, आपके पास एज ए सिटीजन, आपका पड़ोसी हूँ इसलिए आता हूँ। अपनी एक कमेटी बनाओ, विजय लक्ष्मी नगर संघर्ष समिति, कुछ भी नाम रखो, अपनी एक कमेटी बनाओ, अपने लोगों पे भरोसा करो। उसके बाद कोई आपकी मदद करना चाहता है तो उससे मदद मांगो, कोई भी नेता, मैं भी मदद कर दूंगा बाहर से, लेकिन वो कमेटी आपके लोगों की होनी चाहिए। सामने कोई नहीं आया, इसका राजनीति की रोटियां ना राजनीतिक रोटी ना सेके, वोट मांगने के लिए नहीं आ जाए। जैसे विधायिका के इलेक्शन में आए थे, विधायक इलेक्शन में, अब नगर पालिका इलेक्शन आ गया तो दिख रहे हैं, और ये पहली गली तक ही दिखते हैं। हाँ, 5वीं में नहीं आते। इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पे नांदेड़ के लोगों के तक आ सके, आके देख सके। ऐसी है बीजेपी, आते हैं पहले नंबर में, एक्सपोज हो गई बीजेपी मैडम, एक्सपोज कर दिया इन गरीबों ने। और सुनिए, पहला रीजन यार कि अपने कमेटी बनाओ, विजय लक्ष्मी संघर्ष समिति, और करो। मैं बाहर से कमिटमेंट करता हूं, क्या सपोर्ट कर दूंगा आपको, एक जेरोक्स का भी खर्चा नहीं होने दूंगा। इतना खर्चा मैं चंदा वंदा करके इकट्ठा कर दूंगा। आपको वकील का खर्चा नहीं होने दूंगा, वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन आपको खुद लड़ना पड़ेगा अपने लिए। किसी नेता का सहारा ना ले। नेता दलाल आजकल हो गए हैं, दलालों का सहारा नहीं चलेगा। और कृष्ण उम्मीदों की दलाली करते हाँ, हैं। उम्मीदों की दलाली। और प्रभु श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर है, जो हिम्मत करेगा वो इस वसुंधरा को भोग पाएगा। आप डर के भाग गए तो निकल लिए आप तो। जो अपने अधिकार को नहीं मांगेगा उसको नहीं बोलेगा, वो हिम्मत आपको ही दिखाना पड़ेगा। विजय लक्ष्मी नगर के लोगों, 5, 10, 20 लोगों की कमेटी बनाओ, ऐसे लोग जो टूटे नहीं, बिके नहीं। भले तुम तब तक टेम्पोररी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहीं और शिफ्ट हो जाओ, लड़ना मत छोड़ो, 5 साल लड़ो, 10 साल लड़ो। वकीलों की ऐसे वॉलंटियर अच्छे, ये धरती वीरों से खाली नहीं हुई है अभी। बीजेपी को ऐसा लगता है कि कोई नहीं आएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इससे सब कुछ छीन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को। मैं भी पॉलिटिक्स में इसलिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, जीरो एक्सपेक्टेशन। तो अच्छे वकील मिलेंगे, एक्टिविस्ट वकील मिलेंगे, और बैंड बजा देंगे इनका, बैंड बजा देंगे, और घर के बदले घर लेंगे। यहाँ घर ना मिले जहां मिले, लेकिन घर के बदले घर लीजिए, वो आपका हक है। वो लड़ाई लड़ी, आपके हिस्से की लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। अच्छा, आखिरी सवाल भूषण जी, कि क्या लगता है 31 तारीख तक महानगर पालिका ने कोर्ट में ये कहा है कि हम पूरे इलाके को मैदान में तब्दील कर देंगे, यहाँ पर बुलडोजर चल जाएगा, तो ऐसे में क्या लगता है तोड़क कार्रवाई होगी आपकी, मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक तरह का ऐसा सवाल है जिसका जवाब फ्यूचर में ही है, क्या हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने खुद भी बहुत कुछ अंधकार में रखा हो। आज ये लोग कहाँ मीटिंग कर रहे होंगे, किसके साथ कर रहे होंगे। यदि ये कोई प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही? हाँ, तो उस पर मैं तो इसीलिए बोला ना, आप कुछ देख दो विश्वसनीय पत्रकार को अपनी कमेटी में रख लेते, ताकि वो पत्रकार ही हम जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं हमारी बातों का खंडन कर देता कि भाई कुछ काम हो रहा है, कुछ हो सकता है, कुछ कॉन्क्रीट हो सकता है, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बात यह है, आप कभी बोल रहे कि बच्चों का एग्जाम चल रहा है, स्टे ले लेते हैं। अब भाई स्टे कोई सोल्यूशन होता है क्या? अब एग्जाम पे भी राजनीति चालू है। नहीं, अब बच्चों का, अब स्टे कितना स्टे लोगे? स्टे का मतलब होता है कि इस काम को टेम्पोररी आप रोक रहे हो, तो आप मेन मुद्दा से भाग रहे हैं। आप मेरी तकलीफ समझिए, मेन मुद्दे से भाग। मेन मुद्दा ये है कि आप यहाँ के लोगों का लिस्ट बनाइए साहब, इनको रजिस्टर कीजिए, और इनको घर कहाँ दोगे, कब दोगे, वो बता दीजिए, उसका अनाउंसमेंट कर दीजिए। और ये बिल्डिंगें जब बनकर तैयार हो रही थी, जब इन बिल्डिंगों पर स्टे आया, तब ये बिल्डिंगें निर्माणाधीन स्थिति में थी, यथा स्थिति में रहनी चाहिए थी, बननी नहीं चाहिए थी। स्टे था तब भी ये बिल्डिंगें बनकर तैयार हुई, तो क्या ये स्टे बड़ा लाभकारी इन लोगों के लिए साबित हो सकता है अगर ये लोग लेके आए तो? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कि जब बिल्डिंगें बन रही थी ना, तब यहाँ के बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ इसका विरोध किया था। हरित क्रांति वाले लोग भी थे हाँ, उसमें। क्योंकि वो बेचारे जानते थे कि जो पाप उप का किया हुआ चीज है ना, एक न एक दिन यही हालत होती है, तो उनको मालूम था। तो ये स्टे का जो ड्रामा है, ये एक बेकार है। इनको क्या है, घर के बदले घर मिले, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, एक और मुद्दा ले आता हूँ कि ये जो विवांता होटल का थोड़ा अलग मुद्दा है। विवांता होटल में अपना विनोद तावड़े जी इतना पैसा लिए हुए, फोटो में दिख रहा है, जो दिख रहा है वही है। तो क्या हुआ भाई उस जांच का? कोई बीजेपी का प्रवक्ता कुछ बताएगा, या महाराष्ट्र प्रशासन का कोई पुलिस विभाग इस बात की जानकारी देगा क्या हुआ उस जांच का? क्यों पूछ रहा हूं
कि भाई आपके पास इतना पैसा बांटने के लिए है और यहाँ के गरीब जनता को आपने क्या दिया जी? गरीब जनता को टेम्पररी हेल्प करने के लिए आपके पास 1 रुपया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत सवाल उठा रहा हूं तो कुछ बताना। एक चद्दर, एक मच्छरदानी, एक कंबल, कुछ नहीं आपको देने के लिए। विनोद तावड़े जी किस मुंह से ये लोग, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, धर्म का राजनीति का लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई खतरा में नहीं है। एक हिंदू अपने आप में ना इतना सबल है। हम लोग भगवान परशुराम को मानने वाले लोग हैं। भगवान परशुराम अकेले चलते थे, सब सर्वनाश कर जाते थे। जिस दिन कोई दुष्ट आएगा, हमारी माताओं बहनों पे नजर डालेगा, सबका सर्वनाश कर देंगे। एक्सपोज राजन नायक जी, और आप एक्सपोज हो जाएंगे मैं ज्यादा बोलूंगा तो। आपके आसपास जो महिलाएं बीजेपी की सपोर्टर है, हमारे साथ भी बैठती है, हम जानते हैं उनका, हमारी पड़ोसी है, मिली थी मेरे से, उससे मैं बहुत आक्रोशित हो जाता हूँ। उस रात में मैं वो वीडियो देख रहा था, क्या किया था बहुजन विकास अघाड़ी के उन गुंडों भेड़ियों ने, मुझे पूरी अच्छी तरह मालूम है। धक्के मारे जा रहे थे उन महिलाओं के, धक्के मारे जा रहे थे, कहां कहां टच किया था। क्या हुआ उस मुद्दे का? न्याय मिल गया उन महिलाओं को? आपकी सत्ता आ गई, बात खत्म हो गई। रवि भूषण के पास वो ताकत, हाँ रवि भूषण के पास वो ताकत होता ना, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों पे हाथ रखा, उसके घर में रैपिड एक्शन फोर्स के घुसेड़ के उनकी औकात दिखा देता मैं, कि जिंदगी भर अगले 10 साल तक ऐसी हरकत न करते। सत्ता के नशे में नंगा नाच शक्ति का नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ उस केस का? और बाद में दोनों बीवी और बीजेपी के लोग नौटंकी करने के लिए बैठ गए कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और ऊपर से उस समय तो आचार संहिता लागू था, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर पाए। अब कीजिए ना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी माताओं बहनों को आपने क्या सुरक्षा प्रदान की? सवाल नंबर 1। यहाँ इन लोगों को कब घर देंगे? सवाल नंबर 2। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? सवाल नंबर 3। धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।